सभी दोस्तों का बीसीसी एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आरएस का तीसरा क्वेश्चन पढ़ रहे थे। उसमें हमने मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, मगध साम्राज्य पर हर्यक वंश का शासन पढ़ लिया था। आज हम उससे आगे शुरू करेंगे। तो आइए, स्वागत है आपका आज की क्लास में। स्टार्ट करते हैं। ये आपने पढ़ लिया था कि मगध साम्राज्य पर भरतरथ, सहदेव, रिपुंजय जैसे कुछ शासक हुए थे। इसके बाद में जो वास्तविक इसका जो शासक हुआ था वो था बिंबिसार। मगध पर कौन हुआ था दोस्तों? मगध पर एक शासक हुआ था बिंबिसार। बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व तक हुआ, जो बुद्ध का समकालीन था। क्वेश्चन आ जाए बुद्ध का समकालीन कौन था, तो आंसर होगा बिंबिसार। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने तीन शादियां की थी अपने साम्राज्य विस्तार के लिए। तीन शादियां की थी। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला, कौशल नरेश एवं प्रसेनजीत की बहन, कौशल नरेश एवं प्रसेनजीत की बहन महाकौशला, वैशाली के चेटक की पुत्री, वैशाली के चेटक की पुत्री चेल्लाना लिच्छवी राजकुमारी थी, और भद्रदेश यानी कि आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से इसने शादी की। इसके बाद हमने पढ़ा था इसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा था अजात शत्रु। बिंबिसार के बाद में हुआ था अजात शत्रु। अजात शत्रु को दोस्तों पितृहंता या कोणिक भी कहा जाता है। यह दोस्तों रिवीजन के लिए हमने देखा है। आप इन नोट्स को देख के अपने नोट्स भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें हमारा टाइम भी बचेगा और आपका भी टाइम बचेगा। इसमें आप नोट्स को देख के अपने नोट्स बना सकते हैं। बिंबिसार के बाद में हुआ था दोस्तों अजात शत्रु। अजात शत्रु का शासन था 493 ईसा से 461 ईसा तक। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था, अजात शत्रु भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने वैशाली पर आक्रमण तो किया था, लेकिन उसको जीत नहीं पाया। तो वैशाली को किसने जीता दोस्तों? वैशाली को जीता था अजात शत्रु ने। अजात शत्रु के बाबूजी यानी कि बिंबिसार का सपना था वैशाली को जीतना, लेकिन बिंबिसार जीत नहीं पाया। तो अजात शत्रु ने वैशाली को जीता। कैसे जीता? अजात शत्रु का एक मंत्री था, गुप्तचर था, वर्षकार। वर्षकार की सहायता से इसने वैशाली को जीता। वर्षकार को अपने दुश्मन के वहां गुप्तचर बना के भेजा, और फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करके वैशाली को इसने जीत लिया। अजात शत्रु की पत्नी थी वाजिरा। अजात शत्रु की पत्नी का क्या नाम था? वाजिरा। यह कौन थी? प्रसेनजीत की पुत्री, प्रसेनजीत की पुत्री। इसके शासन के 8वें वर्ष में, अजात शत्रु के शासन के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। बुद्ध व जैन दोनों मतों का पोषक था। जो अजात शत्रु था बुद्ध व जैन दोनों मतों का मतलब पोषक था। अपने दरबार में दोनों मतों को आश्रय देता था। लेकिन जो अजात शत्रु था यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अजात शत्रु ने जब वैशाली को जीता तो इसने दो नए हथियार अपनाए। कौन कौन से थे वो? रथ मूसल एवं महाशिलाकंटक। इसके बाद में अजात शत्रु के टाइम पे प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में राजगीर की सप्तकर्णी गुफा में महाकश्यप के नेतृत्व में। अजात शत्रु के टाइम में 483 ईसा पूर्व प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर की सप्तकर्णी गुफा में महाकश्यप के नेतृत्व में हुई। इसके बाद में बुद्ध की जो प्रथम बौद्ध संगीति थी दोस्तों, यहाँ पर बुद्ध की शिक्षा दो पिटकों में विभाजित हो गई। कौन कौन से थे वो दो पिटक? एक तो था सुत्त पिटक और विनय पिटक। अगर क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि बुद्ध की शिक्षा दो पिटकों में विभाजित हुई, यह किसके शासन काल में विभाजित हुई? तो इसका आंसर आप दे सकते हैं अजात शत्रु। और यह कब हुई थी? बुद्ध के अजात शत्रु के शासन में 483 ईसा पूर्व। और इसी के शासन काल में 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। अगला है अजात शत्रु के बाद में इसका बेटा हुआ उदयन। अजात शत्रु ने आपके बाप का मर्डर किया, उदयन ने आपके बाप का मर्डर किया। क्यों करते थे ये लोग? क्योंकि इनके जो बाप थे वो अपनी गद्दी आसानी से नहीं छोड़ते थे। हमने देखा इसके अजात शत्रु के बाद में हुआ दोस्तों उदयन। जो हर्यक वंश है उसका शासन हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, BAUN, बाउन। जैसे भी आप ट्रिक बनाना चाहें, B फॉर बिंबिसार, अजात शत्रु, उदयन और नागदशक। बिंबिसार पढ़ लिया, अजात शत्रु पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे उदयन। उदयन का शासन काल था दोस्तों 460 से 444 ईसा पूर्व। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो कैसे आता है कि निम्न में से क्रम के अनुसार जमाइए। वह आपसे डायरेक्टली सन नहीं पूछेगा कि सन बताइए, वह क्वेश्चन पूछेगा कि क्रम के हिसाब से बताइए। अगर आपको सन याद होगी तो आप बता पाएंगे। और एक ट्रिक भी मैंने आपको बताई, BA
पहले बी फिर ए फिर यू एन बाउन। इसके हिसाब से बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक आप आंसर दे सकते हैं। उदयन के दोस्तों 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। उदयन का दोस्तों जो मर्डर हुआ था वो किसने किया? अवंती का नरेश था पालक, इसका एक गुप्तचर था, उसके द्वारा उपदेश सुन रहा था, तब उदयन की हत्या इसने नरेश ने करवा दी थी। अवंती नरेश, क्या नाम था उसका? पालक, इसने करवा दी। उदयन बहुत ही समझदार था, इसका मर्डर अपने बेटे के द्वारा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? स्पेशल नोट, क्योंकि ये अपने बेटे को पूछता रहता था कि बेटा तुझे जब भी शादी करनी हो तब बता देना, तो इस तरीके से यह बच गया। उदयन ये पहला ऐसा शासक था आर्यक वंश का जिसकी मृत्यु अपने बेटे के हाथों नहीं हुई। तो कौन सा शासक था वो? वह शासक था उदयन। गंगा तथा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की। उदयन ने दोस्तों पाटलिपुत्र की स्थापना की। आर्यक वंश का एक शासक था, कौन? उदयन, जिसने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित की। उदयन ने पहले तो पाटलिपुत्र की स्थापना की गंगा तथा सोन नदी के संगम पर, फिर अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर लिया। और जो उदयन था यह जैन धर्म का अनुयायी था। हमने दोस्तों पढ़ा कि बिंबिसार, ये दोस्तों बिंबिसार और अजातशत्रु बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उदयन दोस्तों ये जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन के बाद में हुआ अगला नागदशक। उदयन का जो बेटा था ये 3रे नंबर का नागदशक, फिर यह शासक बना। नागदशक का सेनापति था शिशुनाग। नागदशक और शिशुनाग। तो नागदशक का सेनापति था शिशुनाग। नागदशक आर्यक वंश का अंतिम राजा था और शिशुनाग ने क्या किया? तख्ता पलट कर दिया। पाकिस्तान का भी यही सिस्टम है, वहां पे जो भी सेनापति होता है उसके पास पावर होती है और वह तख्ता पलट कर देता है। आर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? नागदशक था। 412 ईस्वी में सेनापति ने यानी कि शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में नागदशक को अपदस्थ कर दिया, यानी कि हटा दिया, तख्ता पलट कर दिया। मगध पर शिशुनाग वंश की नींव डाल दी। मगध पर दोस्तों क्या हुआ? शिशुनाग वंश की नींव डाल दी। यहां तक दोस्तों हमने पढ़ लिया था। अब हम देखेंगे शिशुनाग वंश। ये दोस्तों अब मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, अपने भारत में अभी जो CDS की नई पोस्ट गठित हुई है यह वो है। CDS कौन है फिलहाल? विपिन रावत। CDS वर्तमान में विपिन रावत। CDS किसके अंडर में होता है? रक्षा मंत्री के। और रक्षा मंत्री किसके अंडर में? राष्ट्रपति के। और CDS के अंडर में होते हैं तीनों सेनाएं, थल, वायु और जल। हम दोस्तों यहाँ पर हैं। आर्यक वंश के बाद में जो शासन हुआ वह था शिशुनाग वंश का। आर्यक वंश के बाद में कौन आया दोस्तों? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? शिशुनाग ने। किसको अपदस्थ किया? शिशुनाग ने नागदशक को अपदस्थ करके 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना की। कहां पर? मगध साम्राज्य पर। तो दूसरा साम्राज्य जो मगध पर शासन करने वाला था वह था शिशुनाग। पहला आर्यक था, दूसरा शिशुनाग था। शिशुनाग ने 412 से 398 ईसा पूर्व तक शासन किया। जो शिशुनाग वंश था टोटल पूरा, उसका शासन काल था 412 से 344 ईसा पूर्व तक। 344 ईसा पूर्व तक। और जो शिशुनाग वंश के अंदर शिशुनाग था, इसने शासन किया 412 से 398 ईसा पूर्व तक, यानी कि 14 साल। अब दोस्तों हम इसको कैसे देखते हैं? ईसा पूर्व को एक होती है दोस्तों माइनस वाली लाइन, समझें इसको। एक होती है माइनस की लाइन और एक होती है प्लस की लाइन। यानी कि अगर ईसा पूर्व, ये दोस्तों होता है 0। अगर ईसा पूर्व की बात करें, जैसे कि ये कह रहा है 412 ईसा पूर्व, यानी कि माइनस में है, ये इधर है, ये धीरे धीरे इधर आता जाएगा तो कम होता जाएगा, यानी कि वर्तमान की तरफ आएगा। ये क्या है? वर्तमान है। ये इधर जैसे जैसे वर्तमान की तरफ आता जाएगा ईसा पूर्व कम होता जाएगा। 412 ईसा पूर्व, 400, 300, उसी तरीके से 412 ईसा पूर्व से 398 ईसा पूर्व तक शिशुनाग ने शासन किया, इसलिए हम लिखते हैं। तो इसमें से कौन सी राशि बड़ी है ईसा पूर्व में? 398 ईसा पूर्व। अभी वर्तमान के हालात वर्तमान के ज्यादा नजदीक है, तो इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, इसको और मैं किसी दिन डिटेल में बता दूंगा। अभी आप देखें, जो शिशुनाग वंश था इसका शासन था 412 ईसा पूर्व से 398 ईसा पूर्व तक। शिशुनाग ने नागदशक को अपदस्थ किया था।
इसमें हम देखें कि शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स राज्य को मगध में मिला लिया। शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स ये दोनों महाजनपद थे जिसकी राजधानी मैं बता चुका हूं, कमेंट करके मुझे बताइए। शिशुनाग ने क्या किया, अवंती तथा वत्स राज्य को मगध में मिला लिया। एक क्वेश्चन बताइए, अजातशत्रु ने 2 नए हथियारों का प्रयोग किया था, रथ मूसल एवं दूसरा कौन सा है वो बताइए। शिशुनाग गिरिब्रिज के अतिरिक्त दूसरी राजधानी, शिशुनाग ने दोस्तों जो दूसरी राजधानी बताई थी, बाद में प्रधान राजधानी बनी थी वैशाली। शिशुनाग ने दूसरी राजधानी गिरिब्रिज के अलावा जो दूसरी राजधानी बनाई वो बनाई थी वैशाली, जो बाद में बनके इसके मेन राजधानी, प्रमुख राजधानी बन गई। शिशुनाग की मुख्य राजधानी कौन सी थी, वैशाली थी। शिशुनाग ने दूसरी राजधानी किसको बनाया, वैशाली को बनाया। शिशुनाग का पुत्र हुआ दोस्तों कालाशोक। क्या नाम था, कालाशोक, जिसको हम काकवर्ण भी कहते हैं। शिशुनाग का पुत्र हुआ दोस्तों कालाशोक, यानी कि उपनाम है इसका काकवर्ण। कालाशोक का कार्यकाल देखिए दोस्तों 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व। आप सोचते होंगे कि सर ये बिल्कुल कंटिन्यूअस क्यों नहीं है, और क्योंकि उसका 398 ईसा पूर्व तक रहा था। शिशुनाग का कहां तक रहा था, 412 से 398, और ये देखो दोस्तों 394 ईसा पूर्व से। तो जो बीच के 4 साल थे उनमें कुछ ऐसे राजा हुए जो जिनका महत्व नहीं है, जिनको पढ़ना जरूरी नहीं है, तो इसको आप समझें। शिशुनाग के बाद हुआ था कालाशोक। कालाशोक इसका उपनाम था काकवर्ण। काकवर्ण 394 से 366 ईसा पूर्व। जो काकवर्ण था इसका शासन था दोस्तों 394 से 366 ईसा पूर्व तक। कालाशोक अपनी राजधानी पुणे पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दी। कालाशोक ने दोस्तों क्या किया, अपनी राजधानी पुणे पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दी। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया था और कालाशोक ने पुणे अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दी। तो आप इसको बता सकते हैं कि शिशुनाग की राजधानी वैशाली और कालाशोक की पाटलिपुत्र। कालाशोक की पाटलिपुत्र और शिशुनाग की वैशाली। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम एक बार लिखते हैं तो याद हो जाते हैं। शिशुनाग की वैशाली और कालाशोक की पाटलिपुत्र। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं अपनी नोट्स के साइड में, शिशुनाग की वैशाली और कालाशोक की पाटलिपुत्र। अगला देखें दोस्तों, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संधि थी। पहली हुई थी दोस्तों अजातशत्रु के टाइम में। पहली जो बौद्ध संधि हुई थी अजातशत्रु के टाइम पे, दूसरी हुई थी कालाशोक के टाइम पर। ये देखिए दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी अजातशत्रु के टाइम पर 483 ईसा पूर्व। कहां पर हुई थी, राजगीर की सप्तकर्णी गुफा में महाकश्यप के नेतृत्व में। और द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी कालाशोक के टाइम पर। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों कालाशोक के टाइम पर 383 ईसा पूर्व में। कब हुई थी, 383 ईसा पूर्व में। और पुरोहित, इसका जो वैशाली में पुरोहित थे उनको शावक मीर कहते थे। पुरोहित था जो कौन था, शावक मीर। वैशाली में जो पुरोहित था कौन था, शावक मीर। वैशाली बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बट गया था। जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी कालाशोक के टाइम पर, द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों, उसमें बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों उसमें अजातशत्रु के टाइम पर यह बुद्ध 2 शिक्षाओं में बटा। क्या कैसे बटा, 2 शिक्षाओं में बटा, सुत्त पिटक एवं विनय पिटक। और कालाशोक के टाइम पर 2 संप्रदाय में बटा। पहले तो बना 2 शिक्षाओं में और द्वितीय बौद्ध संगीति में बटा 2 संप्रदायों में। पहला तो था स्थविर, पहला संप्रदाय था दोस्तों स्थविर, और दूसरा था महासांगिक। स्थविर क्या होता है दोस्तों, जो स्थायी नियमों में आस्था रखते हैं, यानी कि परंपरागत या स्थायी नियमों में आस्था रखने वाले स्थविर कहलाए। और महासांगिक यानी कि बौद्ध धर्म में नए नए अपडेट जो आते गए उनको समावेश करने के बाद फॉलो करने वाले क्या कहलाए,
महासांगिक, यानी कि महासांगिक कैसे थे? अपडेटेड थे। कैसे थे? अपडेट रहते थे। अगला हम देखें, जो जो शिशुनाग वंश था दोस्तों, इसका अंतिम शासक था महानंदन या नंदी वर्धन। महानंदन का वध किसने किया दोस्तों? शूद्र, यानी कि एक शूद्र पुत्र था, दासी शूद्र, जिसका नाम था महापदम नंद। क्या नाम था? महापदम नंद। अब आप देखें कि जो शिशुनाग वंश था उसमें दो शासक हुए, एक तो खुद शिशुनाग और एक कालाशोक। कालाशोक के बाद में अंतिम जो शासक था वह था महानंदन या नंदीवर्धन। मुझे बताइए कौन कौन से शासक हुए शिशुनाग वंश में दोस्तों? शिशुनाग वंश में एक तो शिशुनाग हुआ, दूसरा कालाशोक हुआ, जिसको काकवर्ण में कहते हैं, कालाशोक काकवर्ण, और अंतिम शासक हुआ महानंदन या नंदीवर्धन। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में ये जो दोस्तों महानंदन था, इसका मर्डर किसने किया? महापदम नंद। महापदम नंद कौन था? इस महानंदन का दासी पुत्र था। कौन था? दासी पुत्र था महापदम नंद। और महापदम नंद ने नंद वंश की स्थापना की। पहला दोस्तों था हर्यक वंश, पहला हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश। अब हम पढ़ेंगे नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? महापदम नंद। नंद वंश का संस्थापक था महापदम नंद, और नंद वंश की स्थापना 344 ईसा पूर्व में हुई। ये जो नंद वंश है दोस्तों, इसकी स्थापना 344 ईसा पूर्व में हुई। नंद वंश की स्थापना 344 से 324 तक इसका शासन रहा। नंद वंश में कुल 9 शासक रहे। ये जो दोस्तों नंद वंश था, इसमें कुल 9 राजा हुए। कितने राजा हुए दोस्तों? 9 राजा हुए, जिनको नव नंद के नाम से जाना जाता है। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए, जिनको हम नव नंद के नाम से जानते हैं। जो महापदम नंद था उसको हम उग्रसेन भी कहते हैं। उग्रसेन, पुराणों में महापदम नंद को कहा गया है। उग्रसेन किसको कहा गया है बताइए? उग्रसेन महापदम नंद को कहा गया। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद। और नंद वंश किसका पोषक था? अपने दरबार में किसको आश्रय देता था? जैन मत को आश्रय देता था। नंद वंश जैन। ठीक है। अगला देखिए, उग्रसेन। जो नंद वंश का संस्थापक था कौन था? उग्रसेन या महापदम नंद। 344 से 324 ईसा पूर्व तक इनका शासन रहा। तो उग्रसेन, इसमें टोटल 9 राजा हुए, इसलिए इसको हम नवनंद भी कहते हैं। नंद वंश को हम क्या कहते हैं? नवनंद भी कहते हैं। तो एक बार इनके राजा देख लीजिए आप। एक बार में आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इनको जब बार बार देखेंगे तो आप इनको सीख जाएंगे। उग्रसेन, पांडुक, उग्रसेन के बाद में पांडुक, पांडुगति, भूपताल, राष्ट्रपाल, गोविसाणक और 10 सिद्धक, कैवर्त और घनानंद। जो नंद वंश था दोस्तों, उसका अंतिम शासक था कौन? घनानंद। कौन था दोस्तों? घनानंद था। महापदम नंद, पुराणों में इसने सर्व छत्रांक की उपाधि धारण की। यानी कि सर्व छत्रांक बोलते हैं दोस्तों क्षत्रियों का नाश करने वाला, जिसको बोलते हैं सर्व छत्रांक। महापदम नंद ने किसकी उपाधि धारण की? सर्व छत्रांक की। महापदम नंद ने सर्व छत्रांक तक की उपाधि धारण की। क्वेश्चन आ जाए कि सर्व छत्रांक तक की उपाधि किसने धारण की, तो आप आंसर देंगे महापदम नंद ने। महापदम नंद जो प्रथम शासक था, नंद वंश का संस्थापक था, उसका शासन 344 से 322 ईसा पूर्व तक रहा। महापदम ने एक राट की उपाधि धारण की, स्वयं को एक राट कहा है। मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली जो शासक था वह था दोस्तों महापदम नंद। खुद जो नंद वंश का संस्थापक था महापदम नंद, यह इसका सबसे शक्तिशाली शासक था। महापदम नंद ने प्रथम बार कलिंग विजय की। प्रथम बार कलिंग विजय किसने की, यह बताइए? प्रथम बार कलिंग विजय महापदम नंद ने की। यानी कि मगध साम्राज्य का महान शासक महापदम नंद था। मगध साम्राज्य का महान शासक महापदम नंद था, जिसने क्या की? कलिंग विजय की। ठीक है दोस्तों, प्रथम बार कलिंग विजय की थी, तथा वहां एक नहर खुदवाई। महापदम नंद ने कलिंग में एक नहर खुदवाई थी, जिसका उल्लेख खारवेल में है। खारवेल का एक अभिलेख है। खारवेल
नहर खुदवाई, इसका उल्लेख है दोस्तों खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में। खारवेल का कौन सा था, हाथी गुम्फा अभिलेख में उल्लेख है किस चीज का, कि महापद्म नंद ने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया। इसी अभिलेख में यानी कि हाथी गुम्फा अभिलेख में, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में महापद्म नंद कलिंग से एक जैन प्रतिमा उठा लाए थे। किसका पता लगता है, जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख था दोस्तों, उससे पता लगता है कि जो महापद्म नंद है वह कलिंग से एक जैन प्रतिमा उठा लाया था। महापद्म नंद व्याकरणाचार्य पाणिनि, व्याकरण आचार्य पाणिनि के समकालीन थे। क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि पाणिनि के समकालीन कौन थे, तो महापद्म नंद, मगध साम्राज्य का महान शासक महापद्म नंद। और ये किसका समकालीन था दोस्तों, यह महापद्म नंद पाणिनि का समकालीन था। आगे हम देखते हैं दोस्तों घनानंद। घनानंद जो था दोस्तों नंद वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद, नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद। घनानंद किसका बेटा था, महापद्म नंद, घनानंद सन ऑफ महापद्म नंद। यह ग्रीक यूनानी लेखकों में अग्रमीज कहा है। घनानंद को ग्रीक यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। क्या कहा है, अग्रमीज। ये देखिए ग्रीक यूनानी लेखकों ने घनानंद को अग्रमीज क्या कहा है, घनानंद को अग्रमीज कहा है। घनानंद के समय 325 ईसा पूर्व सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। दोस्तों हम मान के चलते हैं जैसे कि ये हमारा भारत है, ये दोस्तों मान के चलो हमारा भारत, तो इस पर जो आक्रमण होते थे इस साइड से ज्यादा हुआ करते थे। तो पश्चिमोत्तर भारत था, ये कौन सा था, पश्चिमोत्तर भारत था। तो घनानंद के समय 325 ईसा पूर्व में, घनानंद के समय 325 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किसने किया, सिकंदर ने किया। यह देखिए दोस्तों सिकंदर, किसने आक्रमण किया घनानंद के टाइम, सिकंदर। यहां से आया कौन, सिकंदर, और इसने आक्रमण किया घनानंद के ऊपर। घनानंद के समय 325 ईसा पूर्व में क्वेश्चन आ जाए कि सिकंदर ने किस पर आक्रमण किया, घनानंद पर किया, महापद्म नंद पर किया, इस तरीके से आपको ऑप्शन आ जाएंगे तो आप आंसर देंगे कि सिकंदर ने घनानंद के ऊपर आक्रमण किया पश्चिमोत्तर भारत में। यह पश्चिमोत्तर भारत क्यों कहलाता है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों अपनी दिशाएं होती हैं किस तरीके से होती हैं, ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और जब इन दोनों इनके बीच की जो दिशा है उसको इस तरीके से याद करते हैं, जो पश्चिम उत्तर है, उत्तर पश्चिम है, इसको VINA, इसको याद करिए, इसको मैं किसी और दिन बताऊंगा। ये ट्रिक है वीना, VINA, यानी कि पश्चिम और दक्षिण इसके बीच का जो है इसको बोलते हैं नैऋत्य, नैऋत्य, नैऋत्य कोण। कौन सा, नैऋत्य कोण। A फॉर आग्नेय कोण, I फॉर, इनको भी मैं बाद में बताऊंगा दोस्तों, मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसकी ट्रिक है दोस्तों VINA क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है दोस्तों कि उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं, ये वी पर ही है इसका नाम, आप आसानी से पहचान सकते हैं। अभी आप ट्रिक को याद कीजिए, ट्रिक है दोस्तों अपनी VINA, VINA, वीना। इस तरीके से आप इसको याद कीजिए, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, सिकंदर ने दोस्तों पश्चिम उत्तर भारत से घनानंद के ऊपर आक्रमण किया था। घनानंद ने जनता पर अत्यधिक कर लगाया था, इस वजह से जनता क्या थी दोस्तों, जनता असंतुष्ट हो गई। घनानंद ने क्या किया दोस्तों, जनता पर अत्यधिक कर लगा दिया, जनता पर अत्यधिक कर लगा दिया, इससे जनता असंतुष्ट हो गई। इसका लाभ चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाया। घनानंद जनता पर क्या लगाया, इसने टैक्स लगा दी, क्या लगा दी, टैक्स, GST लगा दी। तो इसका जो लाभ हुआ जनता इसके विरोध में आ गई, तो जनता का इसका विरोध का लाभ किसने उठाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाया। और चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की, चाणक्य ने की। चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने
घनानंद की हत्या कर दी और मगध पर मौर्य वंश के नियम डाली। तो मगध पर मौर्य वंश के नियम कब डाले? नंद वंश के बाद आया दोस्तों मौर्य वंश। घनानंद का जैन अमात्य था दोस्तों शकटाल और स्थूलभद्र, शकटाल एवं स्थूलभद्र। जो मगध साम्राज्य था दोस्तों, सबसे पहले हर्यक वंश आया, फिर कौन सा? शिशुनाग वंश आया, शिशुनाग वंश के बाद में नंद वंश आया और नंद वंश के बाद में मौर्य वंश आया। हंसना मना है, हंसना HSNM, हंसना मना है, ठीक है, HSNM, हंसना मना, ठीक है। तो मगध पर जो क्रम था इनके शासकों का कैसे था? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। तो अब हम देखें आगे कि मगध पर किसका शासन हो गया था दोस्तों? मगध पर मौर्य वंश का शासन हो गया था। किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की नींव डाली। और जो घनानंद के जैन अमात्य थे, कौन जैन अमात्य? वो थे शकटाल एवं स्थूलभद्र। इनको दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि आपने ये नोट्स बना लिए और आपको एक बार में ही याद हो जाएंगे, ऐसा तो संभव है नहीं। आप इनको बार बार याद करें, इनको बार बार याद करें, तब जाके ये कहीं आपको याद होंगे। याद नहीं करना आपको, आपको सिर्फ पढ़ना है। आप जैसे कि कहीं रास्ते में जाते हैं रोजाना, मान लो कि आप अपने कहीं कोचिंग ही जाते हैं, तो आपने उस रास्ते को याद किया है क्या? नहीं, आप उस रास्ते से इतनी बार गए हो कि वो रास्ता अपने आप ही याद हो गया। तो दोस्तों आपको सिर्फ ये पढ़ना है, रीडिंग करनी है, यह अपने आप ही याद हो जाएगा। यह देखिए घनानंद के जैन अमात्य शकटाल और स्थूलभद्र, शकटाल और स्थूलभद्र। नंद काल में उत्पन्न विद्वान थे उपवर्ष, वर रुचि और कात्यायन। क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि कात्यायन किसके शासन काल में था? तो यह नंद वंश के शासन काल में था। तो यह विद्वान याद करना जरूरी है दोस्तों कि नंद वंश में कौन कौन से विद्वान हुए। क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन आएंगे उपवर्ष, वर रुचि, कात्यायन, इस तरीके के ऑप्शन आएंगे। मतलब याद कर लें कि निम्न में से कौन नहीं था। तो तीन तो ये आ जाएंगे, उपवर्ष, वर रुचि और कात्यायन। उपवर्ष, कात्यायन और वर रुचि। केवी की एक एग्जाम होती है दोस्तों टीचर की, केवी। तो कात्यायन हो गया, वर रुचि हो गया और उपवर्ष हो गया। कात्यायन, वर रुचि, उपवर्ष, यह नंद वंश के क्या थे दोस्तों? विद्वान थे। नंद वंश की सेना में 20, ये दोस्तों 2 लाख पैदल सैनिक थे। नंद वंश की सेना में दोस्तों 2 लाख पैदल सैनिक थे, 20,000 घुड़सवार थे और 3 से 6,000 इसके सेना में हाथी थे। कितने थे? 2 लाख तो इसकी उसमें सैनिक थे नंद वंश की सेना में दोस्तों। नंद वंश की सेना में 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार और 3 से 6,000 के बीच में हाथी थे। ये दोस्तों हमने पढ़ लिया। ये दोस्तों मैंने आपको नोट्स बनाकर क्यों समझाया है कि मैं जब आपको पढ़ा था तो भी यही लिखता, और ये मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। जो लिखा हुआ है उसको मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ, इस वजह से मैंने आपको ये समझाया। तो आप भी इनको अच्छे तरीके से नोट्स बनाएं। हम ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे, इसको हम यहीं स्टार्ट करेंगे और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो नंद वंश था इस पर किसने आक्रमण किया था पश्चिम उत्तर भारत से? सिकंदर ने। तो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे कि भारत पर विदेशी आक्रमणकारी कौन कौन थे, ईरानी थे, यूनानी थे। तो कल की क्लास में हम उनको पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे मौर्य वंश। विदेशी आक्रमणकारियों के बाद में हम पढ़ेंगे मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। किसकी मदद से की? चाणक्य की मदद से की। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास समाप्त होती है और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए। धन्यवाद दोस्तों।